ऐसे लिखा है वो, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, जिसके आप ऑफिसर इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में एकेडमिक सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के 7 तालीमी और रिसर्च रीजनल सेंटर्स हैं इनके। इनमें से 2 सेंटर के आप खास तौर से जिसमें ये 7 सेंटर में है पटियाला पंजाब, पूना महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, सोलन हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, मैसूर कर्नाटक। इनमें से 2 सेंटर जो हैं सोलन हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये 2 सेंटर खास तौर से उर्दू के लिए काम कर रहा है और पटियाला में एक सब्जेक्ट उर्दू के हिस्से से काम हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं तो पता चलता है कि 3 सेंटर पर उर्दू का काम हो रहा है, जिसमें उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर सोलन और हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर पटियाला पंजाब के आप प्रिंसिपल इंचार्ज भी होने का आपको शर्फ हासिल है। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में इंटेंसिव कोर्स, इल्म सेंटिक्स पर इंटरनेशनल वर्कशॉप और IIT हैदराबाद से भी प्रोजेक्ट करने का शर्फ हासिल है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में 32 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसों में न सिर्फ आपने शिरकत की बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने वक्ती मकाले भी पेश किए। इसी तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, बाइलिंगुअल टेस्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट इन लिंग्विस्टिक्स वगैरह पर 17 से ज्यादा रिसर्च पेपर भी पढ़ा है। जबान, अदब, लिसानियात और तराजिम जैसे अहम मौज़ूआत पर मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में आप बहैसियत सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हैसियत से 26 से ज्यादा लेक्चर दिए हैं। जबान, अदब, लिसानियात, तर्जुमा और समाज जैसे अहम मौज़ूआत पर आपने 10 से ज्यादा किताबों को एडिट भी किया है और ट्रांसलेशन के मौजू पर 10 से ज्यादा जर्नल्स को भी एडिट किया है। आपको हिंदुस्तान की मशहूर अदबी तंजीमों के सरगर्म मेंबर होने का शर्फ भी हासिल है, जैसे ड्रेविडियन लिंग्विस्टिक एसोसिएशन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन सर्विस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेव रॉक सोसाइटी वगैरह वगैरह शामिल हैं। आपके पुरफाल इक़दामात की वजह से आपकी हिमायत शख्सियत का पता चलता है। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और ऑनलाइन असदा के रूबरू अपने ज़रूरी ख्यालात से हम सभी को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आपका उन्वान है तदरीस ज़बान के हवाले से कमरे जमात का इंतज़ामी उमूर, मैनेजिंग ए लैंग्वेज क्लासरूम। अब मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने ज़रूरी ख्यालात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। डॉक्टर तारिक खान साहब। सबसे पहले तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस बड़े अहम प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया उन्होंने। डॉक्टर पंकज द्विवेदी और सालिक साहब, आपने एक बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया और इस तारुफ के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी मुझे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि हमने पहले बात किया कि ये जो आज का जो डिस्कशन है इसको हम लोग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू इनके मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे ताकि जो बातें हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाए और जो हमारा पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी तस्वीर आपको दिख रही होगी और आवाज़ भी साफ साफ पहुंच रही होगी। एक बार अगर कंफर्म कर दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आवाज आपकी आ रही साफ साफ, लेकिन तस्वीर नहीं दिख रही है। तस्वीर नहीं दिख रही है, थोड़ी सी तस्वीर दिख रही है एक जगह पे और स्क्रीन पे तो लगा हुआ मैनेजिंग लैंग्वेज क्लासरूम। दिख रही है सर, तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर, दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑल राइट, सो लेट अस प्रोसीड। मैं चाहता था ये जानना कि आप सब लोग स्क्रीन भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि तस्वीर तो मेरी मुझको भी दिख रही थी। तो आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। मैंने डॉक्टर पंकज द्विवेदी से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इस तरह का कोई एक मौजू दें जिसपे कि बातचीत मैं कर सकूं, और आपने देखा होगा मैनेजिंग अ क्लास लैंग्वेज क्लासरूम सरफेस लेवल पे, सतही तौर पे
कोई खास मौजू नहीं लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी आम बात यहाँ पर होगी, लेकिन जब हम गौर फरमाएं इस पे तो हमें मालूम होगा कि जो चीज़ हमें बड़ी आम लगती है उसके बारे में थोड़ी तफ्तीश की जाए तो पता चलता है कि ये बड़ी खास है और इसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो बड़ी छोटी है। तो आज हम लोग इन्हीं बातों पे गौर करेंगे और उसमें सबसे पहला मौजू जो है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए वो है ज़ुबान का, वो है लैंग्वेज का। और ये एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि सारे इंसान ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग ज़ुबान के इस्तेमाल से अपनी बातचीत, अपने कम्युनिकेशन को अंजाम देते हैं और सबको लैंग्वेज आती है, इसलिए लैंग्वेज पे गौर फरमाना कोई ज़रूरी नहीं समझता। इस वजह से स्कूल कॉलेजेस में जो लैंग्वेजेस हैं उनके डिपार्टमेंट्स, उनके टीचर्स और उनके क्लासरूम्स की जो इज्जत है वो कम रहती है और उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए उनके क्लासरूम में वो कम मिलती है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सब इस बात से शायद सहमत होंगे, आप सब लोग शायद इस बात को मानेंगे कि लैंग्वेज जो क्लास है और लैंग्वेज क्लासरूम जो है वो सिर्फ जुबान से बोलने तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी जो पहुंच है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे और ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी है। अगर ऐसी बात सही है तो फिर हम लोगों को लैंग्वेज क्लासरूम को फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब लैंग्वेज क्लासरूम में जाके फिर से लैंग्वेज सीखेंगे, बल्कि लैंग्वेज क्लासरूम्स को रीडिजाइन करने की जरूरत है, उस पर गौर करेंगे। तो आज इन्हीं पहलुओं के साथ में मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं इस डिस्कशन में। और सबसे पहले आपके सामने आज के डिस्कशन का स्कोप को रखना चाहूंगा। स्कोप कहने का मतलब यह है कि किन बातों पे आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे और इससे क्या हासिल हो सकता है। तो सबसे पहला जो लफ्ज आपने देखा होगा टाइटल में वो है मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बात काफी आसानी से बताई जाती है कि ये तो बेसिकली उस वर्ड को अगर आप तोड़ दें, मैनेजमेंट वर्ड को अगर आप तोड़ें तो मैनेज और मेन और लास्ट में टी आ जाता है। तो इसको अगर आप एक दूसरे अंदाज में समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि मैनेज मेन टैक्टफुली, यानी होशियारी से लोगों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। तो इससे हमें लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में क्या मालूम होगा ये हम आगे देखेंगे। मैनेजमेंट जो एक लफ्ज है वो नाउन है और अगर हम चाहते तो हम लैंग्वेज क्लासरूम मैनेजमेंट इस टॉक का टाइटल जो है लैंग्वेज क्लासरूम मैनेजमेंट रखते, लेकिन हमने मैनेजमेंट वर्ड को अवॉइड किया क्योंकि वो एक नाउन है और हमने उसको मैनेजिंग किया ताकि वो वर्ब लगे। अब ये नाउन से वर्ब की तरफ जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट से यही कहना है कि हम लोग किसी सामान से एक्शन की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे और इसी वजह से मैंने डॉक्टर पंकज द्विवेदी को रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक जो है वो मुझे अलाउ करें और इस पे डिस्कशन करने से शायद हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझे परमिट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। तो हम लोग मैनेजिंग लैंग्वेज क्लासरूम्स के बारे में बात करेंगे आज। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं उनकी खास जो असाइनमेंट है वो है उर्दू जुबान के फरोख्त के बारे में, और शायद वो उर्दू जुबान को फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ा रहे होंगे। तो उसको ध्यान में रख करके ही मैंने आज की गुफ्तगू को सेट किया है। तो इस क्लासरूम को जिसको कि हम लोग अभी ध्यान में ला रहे हैं, उसके जो पहलू हैं, उसके जो कुछ आयाम हैं या जो उसके कुछ जो चेहरे हैं, उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है और उसको हम लोग डिस्कशन में लाएंगे आज। दूसरा उसका जो एस्पेक्ट है वो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, यानी कि कंटेंट और सिलेबस वगैरह की बातचीत करेंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिसमें कि क्या सामान हमारे पास मौजूद है, किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी बातों को रखेंगे, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और चौथा जो पहलू है वो है कि आज के जो सिचुएशन में ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए हैं तो उन्होंने नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं और कुछ नए चैलेंजेस भी खड़े किए हैं। तो हम लोग उनको भी देखेंगे कि कैसे उनमें हम लोग अपना रोल अदा कर सकते हैं, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे इसके साथ साथ हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोग ये समझ पाएं कि लैंग्वेज क्लासरूम थोड़ा अलग है
बाकी क्लासरूम से अलग है और कुछ चीजें वहां पर एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव या डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है कि किसी और क्लासरूम में वो बातें, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो फिर उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर आखिर में हम लोग बातचीत करेंगे कि लैंग्वेज क्लासरूम का जो रिलेशनशिप है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज से, कैसे लैंग्वेज क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस में और ओवरऑल पर्सनालिटी के शेपिंग में असर करता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन का जो स्कोप है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपका ध्यान लाऊंगा, एक टीवी प्रोग्राम है, बड़ा ही पुराना प्रोग्राम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में इसे देखा होगा। इसका नाम है माइंड योर लैंग्वेज। ये इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लैंड में, लंदन में एक प्रोग्राम बना था जिसका नाम था माइंड योर लैंग्वेज। इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ कि उसके कई ट्रांसलेशंस या अडेप्टेशंस दुनिया भर में प्ले किए गए, जिसमें से एक अडेप्टेशन यहाँ इंडिया में भी हुआ था जिसका नाम था जुबान संभाल कर। अगर आपने कभी मौका मिलने से इसे देखा होगा या कभी अगर आपको फ्यूचर में मौका मिले तो आप इसे जरूर देखेंगे और आपको नजर आएगा कि एक लैंग्वेज टीचर और एक अच्छा सिलेबस सिर्फ अगर आपके पास हो तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छा टीचर, बहुत काबिल टीचर आप ले आएं, बहुत अच्छा सिलेबस बना लें, ढेर सारी किताबें जमा कर लें, तो इससे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीजें जरूरी हैं। इनके साथ साथ लैंग्वेज क्लासरूम भी अपना रोल प्ले करता है। और आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिन बातों को हम लोग अपने ध्यान में लाएंगे, वो लैंग्वेज क्लासरूम के मैनेजमेंट पे, उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या वहां पर चैलेंजेस आते हैं, क्या चीजें वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या चीजें हम लोगों को बदलने की जरूरत है, इन सबको हम लोग देखेंगे। इसी तरह की एक फिल्म की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा। माई फेयर लेडी एक फिल्म रही है इंग्लिश की, बड़ी ही पॉपुलर फिल्म रही है और इस फिल्म में एक खास बात दिखाई गई है। ये फिल्म जो है वो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पे बेस्ड है, उनके लिखे हुए एक वर्क पे बेस्ड है। उन्होंने लिखा और इसको फिर फिल्म में अडेप्ट किया गया। तो जो माई फेयर लेडी है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक फूल बेचने वाली लड़की है और उस फूल बेचने वाली लड़की को कोई एक प्रोफेसर, जो कि फोनेटिक्स का प्रोफेसर है, फोनेटिशियन उनको कहते हैं, जो लोग साउंड पे काम करते हैं, जो लोग कैसे किसी साउंड को या किसी वर्ड को, किसी अल्फाज को, किसी जुमले को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे उनको बोला जाए, इस पे वो लोग गौर करते हैं और उनकी तफ्तीश इसी पे रहती है। तो वो उस तरह के एक प्रोफेसर ने देखा कि एक फूल बेचने वाली लड़की है और उनको ऐसा लगा कि शायद इसको अगर ट्रेन किया जाए तो हम इसे प्रिंसेस की तरह कहीं पर दिखा सकते हैं। और वहां से ट्रेनिंग शुरू होती है। वो ट्रेन करते हैं उसको, कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उसको एक पूरी तरह से तालीम मिलती है और फिर वो बिल्कुल जैसे किसी महल की रानी के अल्फाज होते हैं वैसे ट्रेन कर दिया उन्होंने, वैसे वो बोलने लगी और एक पार्टी में उसको एक डचेस की तरह से प्रेजेंट किया। जब उसको प्रेजेंट किया तो कोई भी उसके जुबान के इस्तेमाल से ये पकड़ नहीं पाया कि वो कहाँ से थी। अब देखिए ये जो फिल्म है बड़ी ही मतलब पॉपुलर रही और इसके पॉपुलर होने का जो वजह है वो कई हैं। वो किसी भी लैंग्वेज टीचर के लिए, चाहे कोई भी किसी भी जुबान का लैंग्वेज टीचर हो, उसके लिए एक तरह से ये जो फिल्म है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है समझने के लिए कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस फिल्म में ये दिखाया है कि आप अपने अच्छे तरीके से अगर आपने ट्रेन कर दिया तो ये मुमकिन है कि किसी इंसान को जो कि जिसे कोई एडुकेशन नहीं मिली है, कोई लिटरेसी नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट जो पर्सन है, उसको आप ट्रेन करके एक महल की रानी या एक महल के राजा के बराबर लाके खड़ा कर सकते हैं और ये मुमकिन है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने इसलिए रखी कि लैंग्वेज क्लासरूम का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और अगर टीचर्स केयरफुल रहें, अगर वो थोड़ा समझ लगाएंगे तो अपने सिलेबस के साथ में जस्टिस कर पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस कर पाएंगे और उनकी जो लर्निंग है जो कि कभी कभी लिमिटेड हो जाती है उसको वो अनलिमिटेड कर सकते हैं।
जैसे कि आप सब जानते समझते होंगे कि एक बच्चा जब सीख रहा होता है तो कोई ये नहीं कह सकता है कि वो कहाँ तक सीखेगा। हर बच्चे में ये खूबी होती है कि वो किसी हद तक जा सकता है, सीखने के का कोई दायरा नहीं है और उसमें पहुंच सकता है। तो उस दायरे को तोड़ने के लिए और उस पूरी पहुंच जहां तक मुमकिन है वहां तक जा सके, इसके लिए लैंग्वेज का जब है ना, जुबान का बड़ा रोल है। और हम सब लोग शायद उसी के क्लासरूम के मैनेजमेंट को लेकर के आज बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ध्यान लाना चाहूंगा मैं कि एक लैंग्वेज क्लासरूम जब आपके सामने में बात होती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या चीजें उस क्लासरूम में हैं जो आपको करनी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक लैंग्वेज क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप कुछ 5-10 चीजों की फहरिस्त तैयार कर देंगे आप, और उस फहरिस्त में आप देखेंगे कि अच्छा, उन्हें वोकैबुलरी सिखानी है तो उन्हें सेंटेंस बनाना सिखाना है, क्वेश्चंस लिखना सिखाना है, उनको नेगेटिव सिखाना है, 10 तरह की चीजें। लेकिन आखिर में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये 3 जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये मसले हमारे सामने होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या हम इनसे भी डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला मसला जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये है कि लेट द स्कूल और टीचर बी एट पीस। बच्चे घर पे परेशानी करते हैं, जहां पे होते हैं वहां पर वो परेशानी करते हैं, तो उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि वो उनको स्कूल में रख देंगे तो वहां पर थोड़ा डिसिप्लिन सीख लेगा, और जो स्कूल है उनको लगता है कि अगर हम क्लासरूम में रख देंगे और उनको अगर हम वहां बांध देंगे एक टीचर के साथ में तो सब लोग पीस में रहेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको पीस पे रहा जाए। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है, लेकिन क्या ये होता है कि नहीं होता है, इसे जानने समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी जहां से बच्चे आ रहे हैं, जो गार्जियंस हैं, वो खुद अपने आप को पीस में रखना चाहते हैं। तो चलो 4 घंटे के लिए सही स्कूल में भेज दिया बच्चे को और वहां पर वो पढ़ रहा है, तो वो खुद पीस में है। इन दोनों बातों से बिल्कुल अलग जो बात है वो है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि बच्चों को सुकून मिले, उनको पीस के साथ हम पढ़ाएं, और जब वो क्लास अटेंड करें तो वो दौड़ के क्लास में जाएं और उसमें वो अपने आप को कनेक्टेड फील करें। आप सब देखे होंगे इस बात को कि जो लैंग्वेज टीचर है ना, बड़ा अजीब इंसान होता है। अजीब कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसा टीचर होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट भी हो सकता है और उनका दुश्मन भी हो सकता है। यानी वही एक टीचर है पूरे स्कूल में जिसको कि कुछ स्टूडेंट्स अपना फेवरेट भी बना सकते हैं, यानी कि उनका सबसे खास टीचर जिसको सबसे ज्यादा वो पसंद करेंगे, और या फिर एक ऐसा टीचर जिससे कि वो बहुत डरेंगे। देखिए, मैथ साइंस में लोग डरते हैं और या फिर थोड़ा पसंद करते हैं। वो बिल्कुल उससे लगाव टीचर से हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना लैंग्वेज टीचर के साथ में ज्यादा है। यानी कि आप एक ऐसे स्केल पे खड़े हैं जिसके एक आखिर में लगाव है और दूसरी तरफ जो है पूरी की पूरी दुश्मनी या फिर डर है, और इन दोनों के बीच में वो लैंग्वेज टीचर कोशिश करता है कि कुछ कर सके। जो बहुत ईमानदार हैं, जिनके पास एक चाह है कि कुछ अच्छा करें जिंदगी में और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसा दें कि वो आगे दुनिया में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अचीव कर सकें, तो फिर वो स्टूडेंट्स को पीस में रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, ये तो मेरा किंगडम है, ये मेरा क्लासरूम जो है उसका मैं मालिक हूं और यहाँ का शहंशाह हूं मैं, तो वो अपने आप को पीस में रखते हैं और स्टूडेंट्स को तंग करके रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो टीचर्स की अपनी सैलरी है और उतने पैसे में वो इतना ही काम कर सकते हैं, तो उस तरह से जो काम करते हैं उनके केस में भी स्कूल या फिर गार्जियंस पीस में रहते हैं, बच्चे पीस में नहीं रहते हैं, वो स्टूडेंट्स पीस में नहीं रहते हैं। तो अब हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे लिस्ट 10 चीजों की हो या 20 चीजों की हो, उसको हम लोग रीडिजाइन कर लें, एक बार रीऑर्गेनाइज कर लें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये मुमकिन है या क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को पीस में रख सकें और लैंग्वेज को एक जरिया समझें जिसके जरिए से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो पर्सनालिटी की जो ओवरऑल शेपिंग है, उसको हम लोग पॉजिटिवली अफेक्ट करें। आप सब लोगों ने बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा, आप सब लोगों ने अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा,
आप सब लोगों ने अपने साथियों के बच्चों के साथ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चों को कुछ सुनना, स्टोरीज और दूसरी चीजें बड़ा अच्छा लगता है, और कई बार उनका जो लगाव जो है ना अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे इस वजह से होता है कि वो उनको लगातार कुछ ना कुछ सुनाते हैं, और बच्चे फिर वापस उसी एक ही कहानी को बार बार भी सुनते हैं, कई बार उसको बदल बदल के सुनते हैं, और कई बार फिर वापस भी सुनाते हैं उनको। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपने क्लासरूम्स की ऑब्जेक्टिव्स को फिर से सेट करना चाहिए, हम लोगों को उसको फिर से देखना चाहिए। जहां तक अप्रोचेस की बात है कि हम किस तरह से अपने मेथड को लगा रहे हैं, किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है कि मेथड, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि मेथड्स हमारे पास में 40-50 हो सकते हैं, लेकिन उन सब को हम शायद 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। तो एक है डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं उसको, यानी कई मेथड्स को मिला के हमारा अप्रोच बनता है, तो हम एक डायरेक्ट अप्रोच रख सकते हैं, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है और एक मिक्स्ड अप्रोच है। तो जो डायरेक्ट अप्रोच है उसमें आप सीधा स्टूडेंट्स को ग्रामर, यानी कि उनको आप कुछ रूल्स बताए और उनसे कहे कि आप इसको परफॉर्म कीजिए, उनको सीधा आपने सेंटेंसेस बताना शुरू कर दिया, या फिर आपने बोला और कहा कि आप भी साथ साथ बोलो। या फिर इनडायरेक्ट तरीका होता है कि आप उनको कुछ एक्शंस करा रहे हैं, कोई एक्टिविटीज करा रहे हैं, और अनजाने में वो बच्चे जो है जुबान सीख रहे हैं, या वो तरीका हो। या फिर एक मिक्स्ड मॉडल हो सकता है जिसमें कि आप कई अच्छी चीजों को मिला करके और तब उनके सामने में थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा इनडायरेक्ट दोनों तरह की चीजों को रख रहे हैं। तो इस तरह के अप्रोचेस से आपका जो क्लासरूम है वो आगे बढ़ता है। उम्मीद है आप यहाँ तक सारी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज जो क्लासरूम है उसमें ओवरऑल किन बातों पे ध्यान देते हैं, क्या चीजें हैं जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज क्लासरूम्स में जो स्किल्स हैं उसके 4 वो हैं, दायरे हैं। एक है लिसनिंग को हम लोग पहले रखते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सबसे पहले सुनना, और सुनने का मतलब है सुन के समझना, तो वो सुनने का जो स्किल है लिसनिंग, उस स्किल को डेवलप करता है। और उसी स्किल के साथ में या उसके बाद में वो स्पीकिंग वाली आती है। कोई बच्चा जब आपके साथ बड़ा हो रहा है तो वो पहले सुनेगा, चीजों को सुन करके फिर वो रिपीट करेगा, फिर वो बोलना शुरू करता है। और उसी तरह से राइटिंग के पहले रीडिंग की स्किल आ जाती है, यानी कि बिना रीडिंग सीखे कोई राइटिंग नहीं कर सकता है। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 ऐसे स्किल हैं जो बड़े जरूरी हैं। आप भी जब एक जुबान सिखा रहे हैं क्लासरूम में, तो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे। और इन्हीं 4 से जुड़ी रहेंगी सारी और एक्टिविटीज, आपका सिलेबस, आपके मेथड्स, ये सारी चीजें आखिर किस बात पे फोकस करेंगी। उनका एक जो एम है वो यही है कि ये 4 स्किल्स सही से आ जाएं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आ जाएंगी। हो सकता है कोई इंसान बोलना शुरू कर दे, लिखना पढ़ना भी शुरू कर दे, लेकिन अनग्रामेटिकली बोले, या फिर उसकी प्रोफिशिएंसी में कमी हो, यानी कि वो रुक करके, अटक करके बोले, या फिर वो ऐसी बातें बोले जो कि सेंटेंस तो ग्रामेटिकल हो लेकिन वो सिचुएशन में फिट ना हो। मतलब कि जो उसने कहा उसमें तलफ्फुज की कोई कमी नहीं रही, उसमें जो जुमले हैं वो भी प्रॉपर हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में, जिस कंटेक्स्ट में उसको बोलना था, वहां पर वो शायद मुनासिब नहीं था और वो सही नहीं था, तो उसने वहां पर बोला। तो उसको कैसे सिखाएंगे। और आखिर में फिर ये भी बात है कि लैंग्वेज जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव वर्क को समझ सकें और उसको फिर अपने से प्रोड्यूस भी कर सकें। क्रिएटिव वर्क का मतलब है कि वो पोइट्री को, ड्रामा को और स्टोरीज को, फिक्शन को, नॉवेल्स को आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ भी सकें और खुद से कुछ उस तरह का प्रोड्यूस भी कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स में आती हैं एक लैंग्वेज क्लासरूम के। और आप जो टीचर्स हैं आपके ऊपर एक बड़ी सी जिम्मेदारी है कि आप से कहा जाता है कि आप इतनी सारी चीजें सिखाओ, मैथमेटिक्स या फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या हिस्ट्री या सिविक्स या ज्योग्राफी, इन सब में इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वहां पर कंटेंट होता है
और कहते हैं कि ये कंटेंट आपने बता दिया, कुछ बच्चे उसको रट लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, उन्होंने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दिया और सर्टिफिकेट उसको मिलता है कि वो पास है। लेकिन लैंग्वेज वाले में क्या करेगा कोई? तो लैंग्वेज टीचर के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बड़ी अलग तरह की है और बड़ी खास है। इसलिए जो लैंग्वेज टीचर्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं और उनको शायद ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए। वो एक साइंटिस्ट की तरह है, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि सोसाइटी में एक ओपन तरह की लेबोरेटरी चला रहा है। फिजिक्स वाले एक लेबोरेटरी रखते हैं, केमिस्ट्री वाले एक लेबोरेटरी रखते हैं, और उसमें जाइए तो आप देखेंगे कि कुछ केमिकल्स को मिलाया, कुछ स्केल्स पे मेजरमेंट किया, थोड़ा टाइम रीड किया और कहा कि हाँ ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं। तो उनकी जो लेबोरेटरी है वो तो सेट है, सामने दिखती है। लैंग्वेज टीचर की जो लेबोरेटरी है वो दिखती नहीं है। इस वजह से कई लोग समझते नहीं है कि वो भी एक एक्सपेरिमेंटर है। लैंग्वेज टीचर जो है वो हर वक्त एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उनके एक्सपेरिमेंट को वो वैल्यू नहीं मिल पाती है कई बार। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज टीचर है वो भी समझे कि वो एक साइंटिस्ट है, वो एक लेबोरेटरी में काम कर रहा है, उसके पास भी बहुत सारे टूल्स हैं और उसके टूल्स से बच्चों पे डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। और जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो सोसाइटी है, वो भी समझे कि जो लैंग्वेज टीचर्स है वो एक बहुत ही हाई क्वालिटी का एक्सपेरिमेंटर है, एक लेबोरेटरी का एक्सपर्ट है और उसके एक्टिविटीज से उनके बच्चों पे सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिर्फ नॉलेज का असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो शेप हो रही है। तो रोल तो बड़ा ही अहम है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, कैसे वो दायरा जो है, जो सीखने का जो दायरा है, उसको हम पुश करके और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग लर्नेबिलिटी कहते हैं। तो अगर हमारा जो अप्रोच है वो अगर सही रहा तो हम लोग शायद जो सीखने सिखाने का दायरा है उसको हम लोग बहुत दूर तक पुश कर सकेंगे और जो लर्नेबिलिटी है उसकी लिमिट्स को हटा सकेंगे, घटा सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान में लाते हैं एक क्लासरूम के फिजिकल मैनेजमेंट को। और क्लासरूम के जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आपके हाथ में नहीं है, एक लैंग्वेज टीचर के हाथ में नहीं है। लेकिन बताना तो ये जरूरी है कि इसका असर बच्चों पे पड़ता है। यानी कि एक जो क्लासरूम है उसके अंदर में जो भी चीजें फिजिकल रूप में दिखती हैं, फिजिकल शेप में दिखती हैं, उन सब का असर एक बच्चे पे पड़ता है। पहली चीज है कि जो लैंग्वेज टीचर है या फिर जो उसका अपना जो वैल्यू है ना विद इन इंस्टीट्यूशन, वो इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज टीचर है उसका जो वैल्यू है, मतलब कि स्कूल में उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर वाले एक्टिविटी की तरह से ट्रीट करते हैं, एक क्लर्क की तरह देख रहा है वो स्कूल, या फिर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह देख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज। और हर टीचर के बारे में स्टूडेंट के पास में एक राय होती है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है। हम सब लोग स्कूल्स में पढ़े हैं और एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जहां पर हमने हर टीचर के बारे में एक राय रखी है कि कुछ टीचर्स से डर लगता है, कुछ से आपको बड़ा लगाव लगता है, कुछ आपको अच्छे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं। तो वो किन बातों पे से होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा होता है ये तो फैक्ट है। और टीचर्स खुद भी समझेंगे कि हर इंसान जो आपसे मिलता है आप उसके बारे में बहुत जल्दी एक व्यू बनाते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी है जिसकी की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं किसी के बारे में वो सही ही आए, हो सकता है कि वो गलत भी प्रूव हो जाए, लेकिन बावजूद इसके ये होता है। यानी कि उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी है टीचर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखा जाए कि कैसे वो एक रोल प्ले कर रही है किसी स्टूडेंट के सीखने सिखाने समझने में। पर्सनालिटी जो टीचर की है उसको भी देखना पड़ेगा कि वो जो टीचर है, लैंग्वेज का टीचर है, उसकी जो वॉइस क्वालिटी है, टेक्सचर जो है वो कैसी है, उसका बिल्डअप कैसा है, कोई टीचर लंबा है, छोटा है, उसका जो ड्रेस स्टाइल है वो कैसा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ साथ टीचर का मेल फीमेल होना कई बार बच्चों पे असर करता है। कई बार कुछ जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज टीचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि या फिर वो देखते हैं कि जो
फीमेल टीचर हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर सिखा पा रही हैं, कुछ को लगता है कि नहीं जो सर थे वो बेहतर सिखाते थे, उनकी कहानियां ज़्यादा बेहतर होती थी। तो इन चीज़ों को टीचर्स को समझना पड़ेगा कि उनके जो बच्चे हैं उनमें क्या व्यू बना हुआ है, और जब वो ये समझ जाएंगे तो उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करेंगे, अपने आप को थोड़ा बदलेंगे, और उस बदलाव से जो बच्चों पे बदलाव आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ हो, तो उनको पीस में रखा जाए, और इसके लिए बदलाव कहाँ करना पड़ेगा? बदलाव टीचर्स को करना पड़ेगा, अपने स्टाइल में, अपने अपीयरेंस में, अपनी बातचीत में। जब वो बच्चों से कर रहे हैं तो इसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं उनके बारे में एक परसीव्ड क्लास होता है, मतलब कि कोई टीचर अगर सिर्फ ब्रांडेड क्लोथ यानी कि ब्रांडेड कपड़े पहन के आ रहा है तो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ये बहुत हाई क्लास के होंगे। हालांकि स्टूडेंट्स के सामने में टीचर्स हमेशा हाई क्लास के होते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि टीचर्स हाई क्लास को बिलोंग करते हैं। एक तो ये है कि वो एम्प्लॉयड हैं, बच्चों ने उनको अपने पेरेंट्स जो कि कहीं पर नौकरी कर रहे हैं उनके तरह देखा है कि वो एम्प्लॉयड हैं, सैलरी मिलती है उनको। और दूसरी बात ये देखते हैं वो कि टीचर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, वो ऐसे शख्स होते हैं जो कि इनके एग्जाम को, इनके रिजल्ट को, इनके वैल्यू को असर कर सकते हैं, किसी बच्चे के मोटिवेशन को वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसे में टीचर्स चाहे किसी भी क्लास से आ रहे हों, गरीब हो अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता है बच्चों को, वो उनको हमेशा एक हाई क्लास में ही रखते हैं। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो कैसे इसको देख रहे हैं और वहां पर कैसे इन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जाए। यहाँ पर हर बदलाव अपने अंदर नहीं लाया जा सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यू बच्चों के बीच में है उसको बदला जाए, उसको तरीके से हैंडल किया जाए। फिर आता है कि क्लासरूम में जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, मतलब कितने बच्चे हैं। 50 बच्चों का क्लास है, 150 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, या फिर 10 बच्चे हैं। ये जो 10 से लेकर के 250 तक मैंने बोला, तो इसके हिसाब से अगर क्लासरूम का साइज बदलेगा तो फिर टीचर को अपना स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहां पर माइक कंपलसरी है, बिना माइक के वो पढ़ा नहीं सकेंगे, चाहे वो कितना भी जोर से बोलें आवाज आखिर तक नहीं पहुंच पाएगी या फिर बच्चों की आवाज में वो खो जाएगी। तो फिर वैसे में माइक की जरूरत पड़ सकती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि क्लासरूम बहुत छोटा है जहां पर सिर्फ 5 या 10 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर वैसी बात है तो टीचर्स माइक से नहीं बल्कि 1-to-1 इंटरेक्शन से और दूर से एक प्लेटफॉर्म से ना बल्कि सामने साथ में बैठ करके काम कर सकते हैं, साथ में बैठ के सिखाएंगे। इसके अलावा जो सेक्स रेशियो है, मतलब कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं क्लास में, इस चीज को भी समझना जरूरी है। इससे भी असर पड़ता है क्लासरूम पे। और अगर इसको समझेंगे तो टीचर को अपने एग्जाम्पल्स देने में, अगर बार बार वो एक मिक्स क्लास में सिर्फ लड़कों का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो शायद वो मुनासिब नहीं होगा, या फिर बार बार वो बड़ों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चों का नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे ये एक टीचर समझ ले इन चीज़ों को और अपने जो क्लासरूम बिहेवियर है उसको थोड़ा बदल ले, तो फिर बच्चों पे एक पॉजिटिव असर आ सकता है। इसके साथ कभी कभी ये भी होता है कि जो बच्चों का अपना जो ग्रुप है वो किस इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहा है, वो किसी एक ही इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहा है या फिर क्रॉस सेक्शन से आ रहा है, मतलब कि कोई लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहा है या हायर से आ रहा है, या फिर जो बच्चे हैं वो अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, कुछ उसमें लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से हैं, कुछ हायर इकोनॉमिक ग्रुप से हैं, कुछ मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप से हैं। तो इन चीज़ों को समझने से क्या होगा कि टीचर्स जो है ना वो एडजस्ट कर पाएंगे अपने क्लासरूम बिहेवियर को, और उनका अगर क्लासरूम बिहेवियर एडजस्टेड है, वो कंफर्टेबल हैं, तो फिर वो प्लान कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। अब आइए वो जो क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सीटिंग अरेंजमेंट और इन चीज़ों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कई बार कई कंपल्शंस पे होती है। कभी क्लासरूम का साइज जो एलोकेट हो गया कि छोटा सा एक रूम मिला है, हमें उसी में मैनेज करना है तो हम उसमें मैनेज कर रहे हैं, ये दिक्कत आती है। कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम में एक बीच में पार्टीशन लगा और दोनों तरफ पढ़ाई हो रही है, इधर से एक टीचर कुछ बोल रहे हैं और इनकी बातें जो है दूसरे क्लासरूम में पहुंच रही हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि मिक्स्ड ग्रुप है, यानी कि उस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं लेकिन वो अलग अलग बैठे हैं, यानी कि लड़कियों का एक अलग जिसको आप रो कहते हैं वो बेसिकली कॉलम बनता है वहां पर, क्योंकि कई रो होते हैं, और दूसरा लड़कों का जो है कॉलम है।
या फिर ऐसा होता है कि कोई भी कहीं भी बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें सामने से देखने में बड़ी साधारण लगती हैं, ऐसा लगता है कि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इन चीजों का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इन चीजों की वजह से बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक बच्चा कुछ बोलेगा, जिन चीजों को आपने बोला है आप चाहते हैं कि उसका तलफ्फुज वो भी करे, वो भी उसको प्रोनाउंस करे, उसको रिपीट करे, उन चीजों पे, या फिर कभी आपने कुछ सवाल किया और आप चाहते हैं कि बच्चे उसको दोहराएं या उसका जवाब दें, तो उन जगहों पे भी आप देखेंगे कि जो मिक्स ग्रुप है वो कई बार असर करता है। कई बार ऐसा होता है कि मिक्स ग्रुप में जब आप उनको रिस्पॉन्स देते हैं या फिर कोई कमेंट करते हैं तो वहां पर बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। शायद बहुत छोटे बच्चों में जहां पर के उनको लड़की लड़का इस चीज का सेंस नहीं आया हो, तो वहां पर तो ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो जहां पर उनको ये समझ में आने लगता है कि एक लड़के को लगता है कि वो एक लड़का है और लड़की थोड़ी सी अलग है, या लड़कियों को लगता है कि वो एक अलग ग्रुप है, लड़के अलग ग्रुप हैं, तो वहां पर जो टीचर हैं उनको बड़ा केयरफुल होना होगा, और वो इस चीज को अगर अच्छे से हैंडल करेंगे तो स्टूडेंट्स पे भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जमाने में कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। कभी जब स्लेट आई होगी तो वो अपने जमाने की सबसे नई चीज होगी, सबसे नायाब, सबसे अजूबा चीज होगी, कि अब जो आपको सिखाना है वो आप स्लेट पे, और आप पता नहीं क्या कहते हैं, जो पेंसिल होती है उसको हम लोग तो खल्ली कहते थे, तो उससे लिखते थे, तो वो चीज अपने आप में जमाने की किसी जमाने में सबसे लेटेस्ट चीज, सबसे एडवांस चीज रही होगी। आज आपके पास में क्या है, तो आज आपके पास में डिजिटल स्लेट आ गई हैं, आज आपके पास में डिजिटल बोर्ड्स हैं जहां पर के आप डिजिटल पेन से लिखते हैं एक जगह पे और दूसरे जगहों पे आपको दिखता है। तो हम लोग आज इसको लेटेस्ट मान रहे हैं, और वो जो स्लेट थी उसको हम लोग ये मान रहे हैं कि वो आउटडेटेड हो गई है, आज किसी काम की नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हर जमाने में कुछ ना कुछ चीजें नई होती हैं, और उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे क्लासरूम में वो है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज के जमाने में हम लोग देखें तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे पास है कि नहीं है। अगर वो मुमकिन है, अगर वो अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। उनका देखा गया है कि सिखाने में बड़ा अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि कहीं पर कुछ ऑडियो रिकॉर्ड्स हों या वीडियोस हों, उसको अगर आप प्ले करते हैं तो बच्चों को जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो सीखें, वैसा उनको एक एग्जाम्पल मिलता है और उस एग्जाम्पल से वो सीखते हैं। अब इसके बाद जो सब टॉपिक है या जो पॉइंट है इसके बाद में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोनेटिक या फोनेटिक्स लेबोरेटरी। तो ये क्या होता है, ये आपने देखा होगा कई स्कूल्स में एक तरह का लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है, एक स्पीच लैब होता है, या फिर फोनेटिक लेबोरेटरी होती है। तो स्पीच लैब कई जगहों पे कहते हैं इसको, क्योंकि वहां पर जाकर के वो ऑडियो अपने कान में हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना है, या फिर वो टीचर ने कुछ बोला और फिर वो बच्चों को जो सुन रहे हैं उसको रिपीट करते हैं। वो साउंड प्रूफ रूम होता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक बड़ी ही नई चीज है और बड़ी ही खास चीज है, जिससे कि गारंटी है कि बच्चे सब कुछ सही सही सीखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए। एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि आप जब कुछ कान में अपने हेडफोन लगा के सुनते हैं तो जो वॉइस या जो नॉइज आपको मिलती है वो सिंथेटिक होती है, वो नेचुरल नहीं होती है, सिंथेटिक होती है। और जो आप अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वो नेचुरल वॉइस होती है। अब आप सोचिए कि अगर मैं अभी जैसे बोल रहा हूं, इसके बाद मैं जैसे कंप्यूटर पढ़ता है वैसे अगर बोलना शुरू कर दूं, दिस इज अ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, तो क्या आप इसको बेहतर मानेंगे? आप शायद इसको बेहतर नहीं मानेंगे। आप चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं, वो बिल्कुल नेचुरल स्पीच सीखें, सिंथेटिक स्पीच नहीं सीखें। लेकिन जो लेबोरेटरी है वहां तो आप उसको सिंथेटिक स्पीच में ही एक्सपोज करते हैं कई बार। तो इस चीज को समझना पड़ेगा।
कि हम कैसे अपने लेबोरेटरी को ठीक करें। और लेबोरेटरी सिर्फ उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है कि एक बंद कमरा हो जिसमें साउंड प्रूफ सिस्टम हो, माइक हो और लोग हेडफोन लगा करके सुने और उससे ही सीख सकते हैं। ये कोई खास गारंटी नहीं देता है। हाँ, ये सपोर्टिव चीज है, इसका पॉजिटिव रोल है, लेकिन जो लैंग्वेज टीचर है उसकी जो लेबोरेटरी है वो, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट को ब्लैंक रखा है खास तौर से, कि उसकी जो लेबोरेटरी है वो ओपन है और इनविजिबल है, दिखेगी नहीं आपको। तो उसकी जो लेबोरेटरी है वो तो हर जगह पे है। वो रोड पे जब चल रहा है और किसी बिल बोर्ड को, किसी होर्डिंग को, किसी पोस्टर को, बैनर को देखता है तो वो भी उसकी लेबोरेटरी है। और जब वो क्लासरूम में एक सॉन्ग सुनाएगा बच्चों को, वो भी उसकी लेबोरेटरी है। किसी मूवी का एक छोटा सा क्लिप दिखाएगा, वो भी उसकी लेबोरेटरी है। या फिर वो बच्चों को कुछ बोलता है और रिपीट कराता है, वो भी उसकी लेबोरेटरी है। तो उसकी जो लेबोरेटरी है, एक लैंग्वेज टीचर की जो लैब है, वो तो बड़ी ही ओपन और इनविजिबल टाइप की है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लास्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर जो आप देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये लेबोरेटरी सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है और इसको हम लोगों को बड़ा समझना पड़ेगा, इस पे गौर करना बड़ा अहम है, बहुत जरूरी है। इसको अगर हमने ठीक से हैंडल किया तो शायद हमारा जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सकेगा। इसके बाद आता हूं मैं उस पहलू पे जिसका आपको काफी खास इंतजार रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है वो सब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फिजिकल है, ये सब कुछ मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जिम्मेदारी है। टीचर क्यों इन चीजों पे गौर करे? इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अब आते हैं हम लोग एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल जो एस्पेक्ट है उस क्लासरूम की, उसके बारे में बात करते हैं। आप सब लोग शायद उर्दू सिखा रहे हैं, आपका ताल्लुक उर्दू जुबान से है, तो फिर उसमें जो मौजू आएंगे आपको सिखाने के दरमियान, उसको हम लोग देखते हैं कि आप अपने सिलेबस जो आपको मिला है, आपके पास में एक कंटेंट की लिस्ट मिली होगी, आपको टॉपिक्स मिले होंगे और कहा गया हो कि ये टॉपिक्स बच्चों को सिखा देना है, बता देना है, पढ़ा देना है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में पहले बात कर लें, फिर हम आएंगे जो पॉइंट्स मैंने लिस्ट किया उस पे। जब आपको एक सिलेबस मिलता है, आप सब ने गौर किया होगा, मैं साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर एक फेज वाइज सिस्टमैटिक अपग्रेडेशन है कि आपने अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया है तो आप फ्रैक्शन नहीं सिखा सकते हैं। आपने अगर फ्रैक्शन नहीं सिखाया है तो उसके आगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं सिखा सकते हैं। वैसे ही अगर आप अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जब तक आपने फाउंडेशन नहीं दिया है, आप मिडिल लेवल या हायर या एडवांस लेवल तक आप नहीं लेके जा सकते हैं। वहां की बात अलग है। जब आप लैंग्वेज क्लासरूम को देखेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्लास 6 में जो आपने एक किताब पकड़ाई बच्चों को, उसमें कुछ नज्म होंगी, कुछ अफसाने होंगे, एक दो ड्रामा भी हो सकता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो बच्चा उसको 2 महीने में खत्म कर ले और क्लास 7 वाली भी फिर ले ले और फिर क्लास 10 वाली भी ले ले? क्यों ऐसा होता है कि क्लास 6 में सिर्फ एक ही किताब देते हैं बच्चों को और पूरे साल आप उसी किताब को पढ़ाते हैं, जबकि ये मुमकिन है कि वो उसको 1 से 1.5 महीने में खत्म कर ले। फिर आप क्लास 7 में उसको एक नई किताब पकड़ाते हैं और उस नई किताब को भी वो अगर चाहे तो 1 से 1.5 महीने में खत्म कर ले, लेकिन आप उसके साथ 1 साल पूरा बिताते हैं। फिर क्लास 8 में वो होता है, 9 में होता है। तो क्यों ऐसा है कि हम लोगों का जो लैंग्वेज क्लास का जो कंटेंट है और सिलेबस है वो कुछ इस तरह से डिजाइन है कि हम लोगों को साल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा 2-4 नज़में, 2-4 अफसाने और कुछ ड्रामे और कुछ चीजें मिलती हैं, उतना ही पढ़ाना होता है। क्या वजह ऐसी होगी? तो हमें इस चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो हमें मिला है वो एक करिकुलम पे बेस्ड सिलेबस और उस पे बेस्ड एक तरह का टॉपिक मिला है या टॉपिक्स मिले हैं। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो तो करिकुलम तक पहुंचना है, करिकुलम तक पहुंचने की बात हो रही है। वो अगर वहां तक पहुंचना है तो फिर टीचर को उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या चाह रहे हैं लोग, क्या उनसे एक्सपेक्टेड है और कैसे वो अपने क्लासरूम को रीडिजाइन कर सकते हैं। क्या वहां पर वो रीडिंग यानी कि बच्चों को कहेंगे कि हाँ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वो पढ़ें, जैसे कई स्कूलों में होता है कि एक बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसी पेज पे
दूसरा पैराग्राफ दूसरा बच्चा पढ़ा, फिर तीसरा वाला तीसरा पढ़ा, इस तरह से करते करते 10 बच्चों ने पैराग्राफ पढ़ा और घंटी लग गई, क्लास खत्म हो गया। ऐसे करते करते कई क्लास निकल जाते हैं। या फिर एक टेक्निक होता है कि टीचर ने पढ़ लिया, वो आए और वो जो है कहानी को समराइज करके बता दिए, यानी छोटी करके बता दिए किसी अफसाने को, और उसके बाद बच्चों को कहा कि अब आप क्वेश्चन आंसर करो। या फिर टीचर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ के आओ और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो वहां पर कुछ सवाल रखते हैं, कुछ वर्ड्स की लिस्ट देते हैं कि हाँ आपको पढ़ने में ये अल्फाज आएंगे और इन अल्फाज के जो मायने हैं वो यहाँ पर मैंने दे दिया है, और अब इसको समझते हुए आप पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। तो किस तरह से हम लोग मतलब मैनेज करेंगे उस लिस्ट को, जो फहरिस्त हमें मिली है टॉपिक्स की, उसको कैसे मैनेज करेंगे? आपके लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि आप क्लास 6 में 7th की किताब पढ़ा दें। अगर आपका बच्चा इस चीज के लिए, आपके जो बच्चे वहां पर क्लासरूम में हैं वो सब कुछ समझने में तैयार हैं, समझने को भी तैयार हैं, वो समझ पा रहे हैं, तब भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप 7th या 8th की किताबों को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपको पता है कि हर 3 महीने पे या 4 महीने पे सेशनल एग्जाम होंगे और फिर सालाना एग्जाम भी होते हैं। तो उस एग्जाम के लिए उसको उतना ही बताना है। फिर आप क्या करेंगे? एक लैंग्वेज टीचर क्या करे, और खास करके वो लैंग्वेज टीचर जो कि मादरी जुबान पढ़ा रहा है, तो वो क्या करे? अगर वो कोई दूसरी जुबान सिखा रहा होता, मान लिया उर्दू का टीचर है लेकिन वो उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहा है, यानी कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो पहली और या कोई दूसरी जुबान सीखे हुए हैं और फिर ये सीखने आए हैं, तो आपका जो रोल है थोड़ा बदल गया। या फिर आप उर्दू को एज अ फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो भी आपका रोल बदल जाता है। लेकिन जब आप उसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ मादरी जुबान पढ़ा रहे हैं, तब आप कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसने कुछ घर पे सीखा है, कुछ वो अपने से रोजाना ऐड कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है वो, तो फिर वहां पर आप कैसे प्लान करेंगे कि जब आखिर में वो बच्चा जो है, जब वो स्कूल छोड़े, यानी कि 4-5 साल आपके साथ में पढ़ने के बाद जब वो वहां से निकले, तो वो इस हालत में हो कि खुद से कुछ नज्म या अफसाना कर सके, कहीं और जो लिखा हो उसको वो पढ़ के समझ सके, और अपने लैंग्वेज के क्लासरूम के एक्सपीरियंस से वो अपने सब्जेक्ट्स को भी सपोर्ट दे सके, यानी कि उसकी जो मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस है, साइंस की परफॉर्मेंस है, वो भी उससे ठीक हो सके। तो इन सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदारी ली है वो तो टीचर्स जो है, जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके पास में है, और उनके क्लासरूम मैनेजमेंट पे वो होता है कि कैसे वो क्लास को मैनेज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वो सिखा रहे हैं उसको दोहरा करके देखें कि हमें जो सिखाना है वो क्या चीजें हैं, कैसे हम सिखाते आए हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, यानी जो हमारी जो रिवायत रही है सिखाने की, क्या वो मुनासिब है, या फिर कुछ नई रिवायत अपनाई जाए जिससे कि बच्चे कुछ अलग तरह से और जल्दी सीख सकें। इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ उर्दू की बात करने के लिए, और उर्दू में जब देखते हैं तो वहां पर सबसे पहला जो मसला आपके सामने में है वो है स्क्रिप्ट का, कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो आपको सिखानी है। आप बच्चों को अलिफ बे ते से अलिफ बे पे सिखाते हैं, या फिर आप उनको आबा तासा करके पढ़ाते हैं, या फिर आप उनको किसी और तरीके से पढ़ाते हैं। अब ये चीजें जो है ना, मेथोडोलॉजी की जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पुरानी रिवायत थी उसमें भी कुछ कमी थी, जो नई वाली है उसमें भी कुछ कमी है। कमी इसलिए है कि हम लोगों ने इसको लिंग्विस्टिक्स के अप्रोच से नहीं देखा है, हम लोगों ने इसको फोनेटिक साइंस के अप्रोच से नहीं देखा है, हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ रिवायत से देखा है, यानी कि हमने ऐसे सीखा और हम ऐसे ही सिखाएंगे। कुछ इस तरह के तरीके को अपनाने की वजह से जो बच्चे हैं उनको शुरुआत में काफी परेशानियां होती हैं, और वो परेशानियां ऐसी होती हैं कि जो बच्चे हैं वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं वो, और उसके वजह से उनका जो सेल्फ स्टीम है, यानी अपने आप को पसंद करने की बात जो है, या फिर उनका जो मोटिवेशन है, दूसरी चीजों को पढ़ने में जो मन लगना चाहिए, उन सब पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो जो स्क्रिप्ट है आपकी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अबजद कहेंगे। क्यों कहेंगे अबजद? इसको देखने की जरूरत है। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? उस स्क्रिप्ट को नश्क या नश्तलिक क्यों कहते हैं?
वो पर्शियन और अरबिक से कितनी मिलती जुलती है और कितनी अलग है, इसको गौर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि राइटिंग और स्पीकिंग एक नहीं है। ये बात पहले भी कई लोगों ने की होगी मेरे ख्याल से, आगे भी कुछ लोग करेंगे। आप सब लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जैसे बोलते हैं या हम जो बोलते हैं हम वैसे नहीं लिखते हैं और हम वही नहीं लिखते हैं। हम जो लिखते हैं और हम जैसे लिखते हैं हम वैसे बोलते नहीं हैं और हम वही पढ़ते नहीं हैं। इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं बाद में उस पर आऊंगा। उसके पहले हम लोग थोड़ी और गुफ्तगू कर लें स्क्रिप्ट के बारे में। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आगे बढ़ूं? जी हाँ सर, आप जी सर। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट हमारे पास में है उसमें जो लेटर्स हैं, अबजद कहते हैं इसको, ये थोड़ी अलग है। इसका जो बिहेवियर है वो ABCD यानी अल्फाबेट की तरह नहीं है, ना ही ये अबूगिदा है जो कि जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है वो अबूगिदा सिस्टम में आती है, ये उसकी तरह भी नहीं है, ये अलग है उससे। जब ये अलग है तो फिर इसको हम लोगों को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अलग, आप सब जानते हैं कि आपके यहाँ जबर जेर पेश के इस्तेमाल से चीज़ें बदलती हैं और आप शुरुआत में बच्चों को जबर जेर पेश सिखाते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि वो सेंटेंस के इन्वायरमेंट को देखते हुए समझ ले और उसका इस्तेमाल ना भी हो तब भी वो पढ़ ले। उसी तरह से कई ऐसे हर्फ हैं जो आप देखेंगे कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते होंगे। अब अगर उन्हें कोई ऐसा अल्फाज जैसे कि तोता लिखना है तो वो ते से लिखे या तोए से लिखे, ये एक मसला हो सकता है। या फिर उसको अगर ये समझना पड़े कि जुआद, जे, जीम, जाल, इन सब में क्या फ़र्क है, कैसे इसको वो समझ सकेगा? क्या ये उर्दू के हर्फ हैं या फिर ये उन अल्फाजों के लिए हैं जो पर्शियन और अरेबिक से आए हैं? तो इन चीज़ों को बताते वक्त में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर्स हैं वो खुद इन चीज़ों को पहले बेहतर तरीके से समझें, और ऐसे में जो एक रिवायत चली आ रही है उसको फॉलो करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें नए सिरे से देखने की भी ज़रूरत है, और जो लिसानियात जो है, अदबी लिसानियात जो है, उसको भी ध्यान में रख करके उससे भी समझने की ज़रूरत है कि वहाँ उसको कैसे बताया गया है, और उससे कुछ फ़ायदा अगर ले सकते हैं तो वो लेने की ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे कि जो नश्क है और जो नश्तलिक है, इनमें क्या फ़र्क होता है। एक में आपकी किताबें छप रही हैं, एक फॉर्मेट में आपकी किताबें छप रही हैं, और एक फॉर्मेट में आप लिखना सिखा रहे हैं। जो भी लोग लिख रहे हैं आप देखेंगे लोग नश्तलिक में लिखते हैं, कोई नश्क में तो नहीं लिख रहा है, लेकिन जो किताबें छप रही हैं वो नश्क में छप रही हैं। मतलब कि आपके बच्चों के सामने में जो चैलेंज है, जो परेशानी है, वो दो लेवल की है। वो दो लेवल की है कि आपने कर्सिव स्टाइल की जो नश्तलिक है उसमें आपने रोज सिखाया उसको, उसमें वो लिख रहा है स्लांट के फॉर्म में, और जो किताब आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं उसको, वो स्लांट में नहीं है। और स्लांट में क्यों नहीं है वो आप बखूबी जानते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी में आपके फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं थे, तो जो अवेलेबल था उसमें वो छप रही थी, और अब आप चाहते हैं कि वो दोनों में पढ़ सके। ये तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उन बच्चों का कि जिनका ब्रेन इस तरह से तैयार है कि वो आपके नश्क स्क्रिप्ट हो, नश्क स्टाइल में लिखी गई हो या नश्तलिक में हो, दोनों को फॉलो कर पाता है, दोनों को आसानी से कर पाता है, वो कर लेता है। तो क्योंकि उसकी उम्र है, लेकिन आप समझिए कि एक जो चैलेंज है उसके सामने में, उसकी जो परेशानी है उसको हमने डबल किया। धीरे धीरे वक्त के साथ में अब देख रहा हूं मैं कि हाँ, दोनों में आ रही है। अब नश्तलिक में भी आसानी से लोग टाइप करते हैं और वो उसकी खूबसूरती और उसकी जो स्लांट है वो मेंटेन्ड है, कर्सिव स्टाइल में आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नश्क आसान है पढ़ने में, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नश्तलिक आसान है, और मेरा मानना है कि जो एक्सपोज किया गया वो आसान है। अगर मुझे बचपन में नश्तलिक दिखाया गया और मैंने अगर नश्तलिक को फॉलो किया तो मैं नश्तलिक में ज़्यादा तेजी से पढ़ूंगा और नश्क में स्लो हो जाऊंगा। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या दे रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं। हमने अगर उनको दिया नश्तलिक और उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस नश्क में चेक करें, तो गलती हमारे साइड में है, बच्चों में नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके वो अल्फाज जो कि वो हर्फ जो कि बहुत यूज़ में नहीं हैं,
बहुत जो हिंदी उर्दू के जो अल्फाज हैं उनमें अगर नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं वो हर्फ, तो उन हर्फों को हमें एक अलग ग्रुप में लाना पड़ेगा, उसको अलग ग्रुप में लाना पड़ेगा और उनके बारे में एक अलग से डिस्कशन होना चाहिए। हो सकता है अगर जरूरत लगे, आपको सही लगे, तो आप उन हर्फों को शुरुआत में सिखाइए ही नहीं, उनको अलग कर लीजिए ताकि पहले उनको प्रोफिशिएंसी आ जाए और बाद में इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे आप सिखा रहे होते हैं तो बोलते हैं छोटी ये बड़ी ये, क्या होता है छोटी ये बड़ी ये? अगर 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 आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। छोटी बड़ी क्या होती है? आपको तो ये बताना था कि ये वॉवेल की जो लेंथनिंग है, यानी कि लॉन्ग वॉवेल है, शॉर्ट वॉवेल है, तो ये बताना था। उसी के साथ साथ कुछ जगहों पे ये भी लोग कहते हैं कि हमजा से कुछ नहीं। तो भाई कुछ नहीं तो आप बता क्यों रहे हैं? आपके जो कैरेक्टर सेट है, जो आपका जो लिस्ट है जो हरफों का, उसमें वो है क्यों अगर उससे कुछ नहीं तो इस तरह से हम लोगों को काफी गौर करने की जरूरत है, उन चीजों को देखने की जरूरत है कि सिर्फ इसलिए कि वो प्राइमर में हमारी किताबों में छप गया है तो हम उसको पढ़ाएंगे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसमें बदलाव की जरूरत है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें सिखाना है वो वहां पर रहे, यानी कि टेक्स्ट बुक्स के भी बदलने की जरूरत है, जो प्राइमर्स हैं हमारी वो भी बदलें, इसकी भी जरूरत है। और साथ ही साथ इसके कि अगर हम जब प्राइमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक टूल है, वो हमारे लिए सब कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि क्योंकि वहां छपा हुआ है तो हम हर तरह से अपने आप को उससे बांध दिए हैं, वो भी नहीं हो। जो हर्फ आज सुटेबल नहीं है, जो जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको हम अलग ग्रुप में कर लें। इसके बाद हर्फों को जोड़ने की बात है। अब आप देखेंगे कि जो उर्दू और हिंदी जुबान है, इसमें कई ऐसे अल्फाज हैं जिनमें कुछ ऐसे साउंड आते हैं जहां पर आपको दो हरफों को जोड़ना पड़ता है। आपको कहना है भारत, तो आप बे में हे लगाएंगे तभी भा बनेगा। तो अब यहां पर मसला ये आता है कि क्या बे और हे को मिला के भा, उसको हम लोग एक हर्फ मान लें, यानी कि दो हरफों को मिला करके हम एक हर्फ बना लें और उसको हम एक हर्फ बोलें, या फिर हम हे कैसे जोड़ते हैं कुछ हरफों में उसको सिखाएं बच्चों को कि अगर बे में लगाया तो भा हो गया, ते में लगाया तो था हो गया, टे में लगाया तो ठा हो गया, ये सिखाएं। अब ये एक अलग तरह की परेशानी है। यहाँ पर डिबेट जो है वो सेटल नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, हम लोग हर्फ ऐड कर दें, जो हर्फ इस्तेमाल में नहीं है उनको हटा दें और जो हर्फ खास तौर पे इस्तेमाल में है उनको लाएं और बे में हे लगा के भा को हम एक हर्फ का दर्जा दें और हमारी जो किताबें हैं, जो कायदा है, उसको भी हम बदल दें। एक ग्रुप ये कहता है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, ऐसा करके आप कुछ नुकसान ही करेंगे, क्योंकि जो हे लगाने की रिवायत है और उस रिवायत से जो आप साउंड निकालते हैं, उससे वो एक प्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उससे आप आगे आने वाले वक्त में भी कुछ चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे चे में हे लगाया तो छे हो गया, तो उससे वो प्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको सिस्टम की तरह सिखाया जाए, एक प्रोसेस की तरह सिखाया जाए और उसको हर्फ की तरह ना सिखाया जाए। ये एक दूसरा ग्रुप है, उसका कहना है कि नहीं, हम लोग इसको हरफों की तरह ना सिखाएं बल्कि प्रोसेस की तरह सिखाएं। आप टीचर्स हैं, आपके पास में फैसला है कि आप हर्फ के तौर पे सिखाएंगे या फिर एक प्रोसेस की तरह सिखाएंगे। जो भी हो, बच्चों को सीखना है और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दोनों को मिला के भी सिखाएं, लेकिन इस चैलेंज से वो बच्चों को गुजरना है और वो अगर आसान हो तो बड़ा अच्छा रहेगा और वो शायद उसमें खुशी भी महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप सिखा रहे होंगे और इन बातों पे भी आप डिस्कशन करेंगे तो बच्चों के अंदर में एक अलग तरह की ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे आज भी। उसको कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक ग्रोथ, यानी बच्चों के अंदर में मेटा लिंग्विस्टिक ग्रोथ होगा, यानी कि वो जुबान के बारे में जुबान सीखेंगे, यानी कि जुबान के बारे में बातचीत करने के लिए जिस जुबान की जरूरत पड़ती है वो सीख पाएंगे। तो वो एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। शायद इसी वजह से ग्रामर्स बने थे और ग्रामर्स सिखाते हैं आप, ताकि बच्चे जो है ना जुबान का इस्तेमाल जुबान को सीखने समझने के लिए कर सकें और उसके बारे में बात करने के लिए कर सकें। फिर बात आती है वॉवेल सिखाने की, कि क्या वाकई सबसे सही मुनासिब वक्त है जबकि आप जबर जेर पेश को अल्फाजों से हटा सकेंगे।
या लफ्ज़ों से हटा सकेंगे? कब आप उम्मीद करते हैं कि ये हटना चाहिए? ये एक ऐसा मतलब सवाल है जो कि बहुत आसानी से जिसका जवाब नहीं खोज सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं, मुश्किल होता है। हम लोग एक अंदाज़ पे चलते हैं कि शुरुआत में बताते हैं और धीरे-धीरे फिर किताबों से उसको देखते हैं कि वो हटता जाता है और फिर वो पूरी तरह से हटता है। तो लगता तो है, सरफेस पे देखने से लगता है कि ये ग्रेडेड सिस्टम है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होते-होते फिर खत्म होता है। लेकिन वाक़ई में कभी किसी ने क्या सोचा है इस पे कि ये ग्रेडेड है कि नहीं है? और वाक़ई में ये जो बच्चे जो सीख रहे हैं, उनके लिए ये आसान है कि नहीं है? क्योंकि जब आपने ज़बर-ज़ेर पेश हटा दिया, यानी कि वॉवेल्स का जो डायक्रिटिक्स थे उनको आपने हटा दिया अगर, तो फिर वो वहाँ पर कई बार रुक-रुक के पढ़ते हैं और कई बार उनको अगल-बगल के लफ्ज़ों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। और कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको एक तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि उनमें सारे हर्फ एक ही होंगे और एक तरह से ही लिखे जाएंगे। अब उन पढ़ने वालों को अगल-बगल के अल्फाजों से ये गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो ये एक बड़ी अलग तरह की परेशानी है जिससे कि बच्चे गुजरते हैं और हम टीचर्स लोग उसको आसान कर सकते हैं। फिर कुछ क्लस्टर्स की भी बात आती है, यानी कि तीन कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं अगर, तब क्या करेंगे? कुछ ऐसे वॉवेल्स हैं जो नहीं होते हैं। फिर उर्दू की जो स्क्रिप्ट है अबजद या फिर जब आप नश्तलिक में लिखने को देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ कनेक्टर्स हैं और कुछ नॉन कनेक्टर्स हैं। मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऐसी स्क्रिप्ट है जहाँ पर के सरफेस पे जब आप पढ़ा रहे होते हैं अलिफ बे पे ते, तो आप पूरा लेटर सिखाते हैं और जब इस्तेमाल में आप लाते हैं तो अल्फाजों के हिसाब से और अल्फाजों में उनकी जगह जो होगी, यानी कि वो अव्वल मकाम पे आ रहे हैं या आखिर मकाम पे आ रहे हैं, इसके हिसाब से वो उनकी जो शक्ल है वो बदल जाती है। यानी कहीं पर आपने बे के लिए सिर्फ एक छोटा सा एक कैप दिया, नीचे में आपने नुक्ता दिया, तो इस नुक्ते से आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा उसको बे समझ ले, लेकिन आप चाहते थे कि वो जो है शुरुआत में आपने जो दिया था उसको, वो तो आपने पूरा एक लेटर एक तरह से एक कश्ती की तरह बना हुआ लेटर दिखाया था, एक हर्फ दिखाया था जिसके नीचे एक नुक्ता था। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने बच्चों को दिया क्या और उनसे उम्मीद क्या लगाया। इसमें एक तरह का गैप है, एक तरह की खामी है और उस खामी को हम लोग पूरी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं वर्ड पार्ट्स पे, यानी कि जो अल्फाज हैं उनके जो हिस्से हैं उसको हम कैसे सिखा रहे हैं, और उनको सिखाने में हम लोगों ने कई बार कई तरह की गलतियां की हैं और इन गलतियों की वजह से बच्चों को जो सीखने में दिक्कतें आती हैं वो अपनी जगह पर हैं और वो उसका जो मज़ा है एक ज़ुबान को सीखने का उसको वो पूरी तरह से ले नहीं पाते हैं। तो वर्ड पार्ट्स जो हैं उसको और वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अल्फाज बनते हैं ये बच्चे समझ पाएं। और जो पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं वर्ड्स के जो कि एक ही लफ्ज़ में नहीं बल्कि कई लफ्ज़ों में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कोई हिस्सा, कोई सिरा एक लफ्ज़ का ऐसा है जो कि दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है, वो हज़ारों लाखों अल्फाज में आ सकता है, क्योंकि उसके लगने से आप ये समझते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आपने कहा एक लड़का, 5 लड़के, तो ये जो ए लग गया ये एक पार्ट है उस वर्ड का। आप देखेंगे कि उसी तरह से वो कई लफ्ज़ों में लगता है। वैसे ही कभी आप देखेंगे कि मैं खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, और मैं खाया था, मैंने खाना खाया था। तो आप देखेंगे कि इन सब जगहों पे जो वो हैं जो अल्फाज के पार्ट्स हैं वो बदल रहे हैं। तो इन पार्ट्स के बदलने से आप ये भी समझ पा रहे हैं कि जो बात कही जा रही है वो अभी की है या फिर वो पास्ट की है, माजी की है, या वो मौजूद की है, या फिर वो आगे की है। तो इन चीज़ों को समझने में उनको आसानी होगी अगर आप बता पाएंगे। कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे और मुझको इन दोनों में क्या फ़र्क है बता दीजिए, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें और तुमको इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर ये मैं आपसे पूछूं तो आपको मुश्किल होगी।
अब अगर आपको मुश्किल होगी तो जो बच्चा सीख रहा है उसको कितनी मुश्किल होती होगी, ये सोचिए। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उनको ये बताएं कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो एक कोशिश है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो एक कोशिश है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे उसको लेटर्स में दिखा सकें, हरफों में दिखा सकें, लेकिन वो कोशिश बड़ी नाकाम कोशिश है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हम लिखते नहीं हैं, और जो बोलने वाली जुबान है वो बदलती रहती है, वक्त के साथ में तेजी से बदलती है। इस वजह से वहाँ पर चीज़ें जो है ना बदल जाती हैं। लिखने वाली जो जुबान है वो बहुत स्लो प्रोसेस में बदलती है, और वो बदलाव जो है वो धीरे धीरे आता है। तो इस वजह से जो लिखी हुई जुबान है और जो बोली गई जुबान है उसमें फ़र्क रहता है, और उस फ़र्क को टीचर्स पहले बेहतर समझें, तब वो बच्चों से फिर ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे, बता पाएंगे उनको। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी अल्फाज आपके सामने आएंगे या कुछ ऐसे जुमले आपके सामने आएंगे जिनमें के जो एक अल्फाज है उसके अलग अलग शेप दिखेंगे। जैसे कि मैंने लड्डू खाया, मैंने लड्डू को या मैंने मिठाई खाई, मैंने मिठाई को खाया। तो अब ये खाई और खाया, इसका फर्क कैसे बताएंगे उनको? इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, हमें जो ग्रामर पढ़ाया गया था और हमें जो ग्रामर बच्चों को पढ़ाना है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें अपने एक्सप्लेनेशंस को बदलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो ज़ुबान है उसके जो अल्फाज हैं उनका बिहेवियर किस तरह का है, उसको कैसे हम और बेहतर तरीके से समझ लें, ताकि जब बच्चों को हम बता रहे हैं तो वो भी बेहतर तरीके से जा सके। फिर वर्ड्स और मीनिंग की भी बात है कि कोई एक लफ्ज़ है उसका कोई एक ही मीनिंग हो, ये तो हमेशा नहीं होता है। एक लफ्ज़ के कई मीनिंग हो सकते हैं, उसके कई मायने हो सकते हैं, और अलग अलग जुमलों में वो अलग अलग तरह के मायने रख सकता है। तो इन चीज़ों को बताना पड़ता है। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कोई एक जुमला अपने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में सही हो सकता है कि हाँ वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि इसका बहुत आसान एग्जाम्पल मिलता है हम लोगों को कि किसी के घर में कुछ ऐसा वाकया हो गया हो, डेथ हो गई हो, वहाँ पे कोई जाए और मान लिया किसी के फादर का डेथ हुआ है, बोले कि हाँ तुम्हारा बाप मर गया। तो ये अल्फाज तो ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन कंटेक्चुअली करेक्ट नहीं है। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कोई ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल, ऐसे किसी जुमले का इस्तेमाल करे किसी ऐसे सिचुएशन में। तो क्या उम्मीद करते हैं, वहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि वो जाके ये सेंटेंस बोलेगा कि आपके अब्बा हुजूर गुजर गए? तो क्यों एक जो जुमला था वो गलत हो गया ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए भी, और दूसरा वाला बेहतर हो गया? इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से खुद समझेंगे तब बच्चों को समझा पाएंगे। और फिर बात आती है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, या जो दूसरी रिसोर्सेज हैं, डिक्शनरीज हैं, उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि डिक्शनरी में जो मीनिंग होती है वो लिटरल होती है। मैक्सिमम जो डिक्शनरीज आपको मिलती हैं उसमें जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी मीनिंग वो लिटरल है, यानी कि डेनोटेटिव है। टेबल बोला तो टेबल, चेयर बोला तो चेयर। अब आप बच्चा यह है यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ देखता है कि यूनिवर्सिटी चेयर, तो वहाँ पर तो देख रहा है कि एक आदमी को चेयर कहा जा रहा है, चेयर पर्सन भी एक आदमी है। फिर ऐसा कैसे होता है कि चेयर जो उसने डिक्शनरी में पढ़ा था या सीखा था वो तो एक सामान था, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग थी। तो कैसे इन चीज़ों को हम उनको बेहतर तरीके से बता सकें, इन सब चीज़ों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। और ये सब लैंग्वेज क्लासरूम के मैनेजमेंट का पार्ट है, उसका हिस्सा है। ये चीज़ें शायद आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में उतने बेहतर तरीके से नहीं मौजूद हो पाएंगी। तो एक जो लैंग्वेज टीचर है जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो इन चीज़ों पे जब गौर करेगा तो शायद वो ज़्यादा बेहतर अपना लेक्चर तैयार कर सकेगा, अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि आज के मौजू में जो क्लासरूम है उनकी शक्ल बदल गई है। पहले इन पर्सन क्लासेस हो रहे थे, इन पर्सन क्लासेस में टीचर्स स्टूडेंट्स आपस में आमने सामने होकर के बातचीत करते हैं,
तो वहाँ पर जो आपके पास में चैलेंजेस थे, जो परेशानियां थी, उनकी एक अलग लिस्ट थी। अब ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअल मोड में है, तो वर्चुअल मोड में जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने में एक अलग तरह की परेशानी है और आपके सामने में एक अलग तरह की परेशानी है। अब इनमें आप कैसे हैंडल करेंगे? नॉर्मल जो क्लासरूम थे, जो पुराने क्लासरूम थे, जहाँ पर इन पर्सन लोग अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर बच्चों ने अगर शोर शराबा किया तो आपने उनको कहा कि चुप रहो। अब ये ऑनलाइन वाले में क्या वो शोर शराबा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं? क्या वो वहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि अगर आप जूम पे क्लास ले रहे हैं और वो साथ ही साथ चैट में इन्वॉल्व हैं, तो कैसे आप उसको देखते हैं? क्या आपके लिए मुमकिन है कि बीच बीच में आप उनसे ये पूछ सकें कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कैमरा को ऑन रख करके, ऑडियो वीडियो को ऑन रख करके खुद अपने आप को कहीं चले गए हैं, या कैमरा को ऑफ कर दिया है ज्वाइन करके और कहीं चले गए हैं? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, हम लोग के पास टाइम सर 10 मिनट बचे हैं। जी जी तो जी आप सर उस हिसाब से देखिए। जी, मैं कर लूंगा। तो इन चीजों के साथ साथ जो आपके जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, उसके चैलेंजेस को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। फिर आता है कि जो लैंग्वेज क्लासरूम्स हैं, उसके डिस्टिंक्शन, यानी कि उसकी एक्सक्लूसिविटी, कैसे वो दूसरे क्लासरूम से बिल्कुल अलग है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम यही समझ लें कि जो लैंग्वेज अपने आप में जो लैंग्वेज है ना, वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब कि सिर्फ एक ही स्पीसीज है। इंसानों की जो मखलूकात है, जिसको आप अशरफुल मखलूकात कहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि लैंग्वेज उनके पास में है, वो जुबान का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से वो सबसे बेहतर या सबसे अलग हैं। लेकिन अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा है कि सभी लोग एक ही जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, अलग अलग जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सब ये कहें कि हम सब उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उर्दू एक तरह की है? नहीं, उर्दू भी कई तरह की है। आप अगर गौर से देखेंगे तो दक्कनी अलग है, नॉर्थ इंडिया की उर्दू अलग है, और फिर आप अगर महाराष्ट्र या फिर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो उधर की भी अलग है। तो अलग अलग जो वेराइटीज हैं लैंग्वेज के अंदर में, उसको कैसे आप पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? आपके बच्चे अगर उन वेराइटीज को बोलते हैं तो कैसे आप उसको टेक्स्ट बुक की वेराइटी पे लेके आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखना पड़ेगा कि आप जो सेकंड लैंग्वेज के फॉर्म में सिखा रहे हैं, तो बच्चे के पास में पहली लैंग्वेज है और पहली लैंग्वेज का इंटरफेरेंस कैसे आप रोकेंगे, ये देखना पड़ेगा। इसके बाद ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग जुबान सीख लेते हैं, बोल लेते हैं। ये एक अजीब बात है कि हम सब टीचर्स होते हुए बच्चों के साथ अपनी पूरी कोशिश करते हुए भी वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं जिसके वो हकदार हैं। जिस चीज के हकदार हैं वो बच्चे, वो उनको पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, फिर भी वो जुबान सीख लेते हैं। और शायद इसीलिए हम लोगों ने लैंग्वेज क्लासरूम्स को उतनी तवज्जो नहीं दी है। आज जरूरत है कि दें, उसको उतनी वैल्यू दें। तो फिर लैंग्वेज क्लासरूम्स को हम लोग ऐसे समझें कि ये एक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला क्लासरूम है, एक ऐसा क्लासरूम है जो सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली असर करेगा और बच्चों के मोटिवेशन, उनके डे टू डे बिहेवियर को पूरी तरह से असर करता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और फिर इससे हम लोग बच्चों के जो करिकुलर आउटकम्स हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे कि हम चाहते हैं बच्चे जो हैं वो समझ सकें, यानी उनकी समझ बने। लिटरल मतलब के जो लिखी गई सामने सामने सिंपल लैंग्वेज में उसको समझ सके, और मेटाफोरिकल जो है उसको भी समझ सके। यानी जो बात आपने डायरेक्ट तरीके से कही है वो भी समझ लें, और जो इनडायरेक्ट तरीके से कही है वो भी समझ लें, और वो वैसे ही जुबान प्रोड्यूस भी कर सके, यानी परफॉर्म भी कर पाए। यानी कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से वो अपनी बातों को कह सकें, ये भी मुमकिन हो सके। फिर वो बच्चे जो आपके हैं वो जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन दोनों कर सके। मतलब कि जो आम बोलचाल है, जहां पर के अपनी चीजों को, अपनी बातों को रखनी है, वो भी कर सकें, और सब्जेक्ट बेस्ड बातचीत भी कर सकें, क्योंकि वहां की वोकेबलरी और वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, उसको भी कर सकें, उसको समझ भी सकें और प्रोड्यूस भी कर सकें। इसके साथ साथ वो जुबान के बारे में भी बातचीत कर सकें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो लिटरेचर की लैंग्वेज है, जो अफसाने और नज़मों में इस्तेमाल होने वाली जुबान है, उसको भी वो समझ सकें और वैसी जुबान का वो इस्तेमाल कर सकें, ये भी मुमकिन हो सके। तो
इन चीजों को एक टीचर को प्लान करना पड़ेगा। इसके साथ कुछ को करिकुलर आउटकम्स भी हैं जिसको हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तो को करिकुलर आउटकम्स में हमें ये समझना है कि जो बच्चे हमारे सामने में हैं, खास करके लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में, ये मानना पड़ेगा कि वो सारे के सारे बच्चे यूनिक हैं, हर कोई अपने आप में अलग है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर सिलेबस और जो टीचर है वो हर चीज एक जैसा कैसे कर सकता है? उसको हर बच्चे को एक अलग इंसान, एक खुसूस इंसान की तरह से उसको अगर ट्रीट करे तो वो बेहतर तरीके से ला सकेगा। और उनके ये कहने का मतलब ये भी है कि उनका जो लर्निंग का पेस होगा, यानी जिस रफ्तार में वो सीखेंगे और जो पड़ाव उनको मिलेंगे सीखने के दौरान, वो सारे अलग होंगे, उनकी रफ्तार अलग होगी। और उनकी रफ्तार को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि कोई जल्दी सीखेगा, कोई थोड़ा देर से सीखेगा, कोई एक खास लैंडमार्क जल्दी अचीव करेगा, कोई लेट से करेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। फिर बात आती है जो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, एग्जाम जो उनका कंडक्ट करते हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स रखा है कि नहीं रखा है। यानी कहानियां वो अगर रट गए और उसको प्रोड्यूस कर दिए तो ये गारंटी नहीं है कि लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ हो। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें उनको कुछ बेहतर तरीके से एसेस करना पड़ेगा। फिर उनके पास में जो पुराना तरीका था इमिटेट करने का, यानी कि आपने जो जुबान जिस तरह से बोली आप चाहते हैं कि वही वो प्रोड्यूस करें तो गलत होगा। आप चाहते हैं कि उनको रिवार्ड और पनिशमेंट से सिखाएं तो गलत होगा। रीइंफोर्समेंट को देखना पड़ेगा कि अगर आपने कहा कि तुम ऐसा कर लो तो हम तुमको ये देंगे, यानी कि आपने कुछ उसको लालच दिया और उस लालच में वो अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। लालच देना या घूस देना तो हम बच्चों को उससे बिगाड़ते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ सिखा दिया, अचीव कर लिया जल्दी से, लेकिन वो एक गलत तरीका है। बल्कि हम किसी और तरीके से उनको मोटिवेट करें और साथ लेकर के एक्शन में लेके आए तो बेहतर है। और इस चीज को हम सब माने समझें कि जो लैंग्वेज क्लासरूम है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है लर्नर्स पे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को हम ध्यान में रख करके चलें तो बहुत बेहतर होगा। और लैंग्वेज क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो उनके सारे दूसरे सब्जेक्ट्स को असर करता है। इस चीज को हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि क्या करेंगे जब बच्चे नॉइज कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो जवाब यही होगा कि क्या चाहते थे आप। जब बच्चा पहली बार कुछ बोलता है तो बड़े खुश होते हैं माँ बाप और उसको वाहवाही देते हैं कि हाँ बोलो, और जब वो बोलना शुरू करता है तो फिर चाहते हैं कि वो ना बोले और वो चुप रहे। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हम लैंग्वेज क्लासरूम में बच्चों से नॉइज ही एक्सपेक्ट करते हैं और थोड़ा उनको परमिट करें तो बेहतर होगा। अगर बच्चे मिस प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या करेंगे? मिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट है लर्निंग का और वो एक लर्निंग एरर है, उसको हम लर्निंग एरर समझ करके उसके साथ अगर डील करेंगे तो बेहतर होगा। हम उसमें परेशान ना हो, क्योंकि हर कोई उस दौर से गुजरता है जब वो मिस प्रोनाउंस करता है, स्पेलिंग की यानी कि तलफ़ुज़ और हरफों की गलती करता है वो लिखने में, और उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इस दौर से भी गुजरे हैं जब हमने कोई एक रूल सीखा, कोई एक रूल लैंग्वेज का सीखा और उसी रूल को सब पे लगा दिया और मालूम हुआ कि ये रूल यहाँ लगता है वहां नहीं लगता है। तो ये रूल ओवर जनरलाइजेशन जो है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। कई बार बच्चे अनग्रामेटिकली लिखते हैं, हम परेशान होते हैं कि ये तो ग्रामर सीख नहीं पा रहा है। वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अनग्रामेटिकली सीखते सीखते धीरे धीरे वो ग्रामेटिकली कर लेंगे, ये भी आसानी से हो जाएगा। हमारा फोकस कंटेक्चुअली फिट होने की जरूरत है, यानी हम उनको ये सिखाने की कोशिश करें कि क्या किसी एक खास मौजू पे या किसी एक खास जगह पे सही होगा, वो सिखाएं तो बेहतर होगा। और इनकोहेरेंटली नहीं बल्कि वो कोहेरेंटली लिखें, जो वो बोले वो किसी को भी आसानी से समझ में आए। बस इतनी सी बातें हैं। इन सब के साथ में एक मौका मुझे मिला अपनी बातों को रखने का, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया का भी, डॉक्टर पंकज द्विवेदी का भी। और अगर